नमस्कार। संगीत प्रश्नोत्तरी भाग 87 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारतीय संगीत घराने की उपयोगिता और महत्व और उसके गुण दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारतीय घराने, संगीत के जो घराने हैं, प्राचीन काल से जो संगीत के घराने चलते आ रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही थी, उनके गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। घरानेदार परंपरा के अंतर्गत गुरु अपनी लगन एवं साधना से बनाई हुई अपनी गायकी को शिष्य के कंठ में उतारने के लिए प्रयत्नशील रहता था, जो कि सीनाब सीना तालीम के माध्यम से दी जाती थी। गुरु ये प्रयास करता था कि शिष्य अधिक से अधिक सीखे और उसके आमने सामने बैठकर बिना कॉपी किताब के उसको शिक्षा दी जाती थी, तालीम दी जाती थी, ताकि अधिक से अधिक उसकी गायकी शिष्य के कंठ में उतर जाए और गुरु की प्रतिमूर्ति शिष्य बन जाए। ऐसा घराने परंपरा में होता था। ये उसका बहुत बड़ा गुण है। इस परंपरा में गुरु कठिन परीक्षा लेकर सुयोग्य सुपात्र शिक्षक का अनुमान लगाकर संगीत शिक्षा प्रदान करता था। अर्थात गुरु बहुमुखी प्रतिभा, लगन, सेवा तथा कला में विशेष अभिरुचि रखने वाले शिष्य को ही चुनते थे। हर किसी को संगीत के लिए वो नहीं चुनते थे, उनको देखते थे एक संगीत में जिसकी लगन है उसको ही वो चुनते थे और उस शिष्य को सिखाते थे ताकि वो संगीत के क्षेत्र में आगे जा सके। शिष्य अपने गुरु के साथ ही रहते थे, जिससे व्यक्तिगत ध्यान देना गुरु के लिए सहज हो जाता। अपने शिष्यों की संख्या भी सीमित रहती थी। शिक्षा भी गुरु अपने अनुसार देता था, जिससे अभ्यास के समय मार्गदर्शन करना सरल हो जाता था। शिष्य को गुरु के समक्ष घंटों बैठकर सीखने का अवसर मिलता था और इस प्रकार उसकी कमियां भी दूर होती रहती थी। गुरु शिष्य के बीच में पिता पुत्र जैसा स्नेह, श्रद्धा और विश्वास का संबंध होना चाहिए। शिष्य में धैर्य, संयम, परिश्रम और अपने गुरु के प्रति आस्था होना आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षक और शिष्य का संबंध इसी पद्धति के में अत्यंत सुदृढ़ था। रेस्पेक्ट जो आज के समय में देखने को नहीं मिलता है, वो गुरु शिष्य परंपरा के समय बहुत था। गुरु अपने शिष्य अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता था, पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ समर्पित रहता था। गुरु ने जैसा कहा वैसा ही शिष्य करता था। इस प्रकार की परंपरा उस समय चलती थी। गुरु अपने शिष्य को निःशुल्क शिक्षा देता था, अतः शिष्य के समक्ष धन की समस्या नहीं होती थी। शिक्षा पूर्ण होने पर शिष्य अपने अनुसार गुरु को गुरु दक्षिणा देता था। पैसे की कोई बात नहीं थी उस समय और निस्वार्थ भाव से निःशुल्क शिक्षा गुरु अपनी ओर से शिष्य को देता था और शिक्षा खत्म होने के बाद शिष्य अपने अनुसार गुरु को जो भी गुरु दक्षिणा देना चाहे वो देता था। अपने घराने के नियम, कायदे, परंपराओं, व्यवहार, अनुशासन, आचरण को अपनी वंश परंपरा के समान दिया जाता था। साथ ही शास्त्रीय संगीत के मूल सिद्धांतों एवं उनकी मर्यादा का पालन अत्यंत दृढ़ता से किया जाता था। शिष्य को अपने गुरु के साथ किसी कार्यकाल में अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाता था। गुरु के सानिध्य में ही उसको अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता और गुरु के नाम से ही वह शिष्य जाना जाता था। बिना गुरु की आज्ञा के शिष्य अपना कार्यक्रम नहीं कर सकता था और कार्यक्रम देने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता था, जिससे वह स्वतः ही अनुशासित हो जाता। घरानेदार शिक्षा पद्धति ने परंपरा और मर्यादाओं के आधार पर हर विद्यार्थी को स्वतंत्र अस्तित्व देने का प्रयास किया तथा समाज में उसकी स्वतंत्र पहचान बनाने की चेष्टा करी। अब अपन देखते हैं गुरु शिष्य परंपरा के कुछ दोष भी है कि क्या दोष है गुरु शिष्य परंपरा के, घरानेदार परंपरा के। घराना परंपरा जो गुरु शिष्य परंपरा थी वही घराना परंपरा है और उसके कुछ दोष है। वो क्या दोष है उस पर हम चर्चा करेंगे। गुरु शिष्य परंपरा में बहुत से गुण थे, लेकिन कुछ कुछ अवगुण भी थे। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति होने के कारण शिष्य अपने गुरु का अनुकरण करने की उपेक्षा अंधानुकरण करने लगे थे, जिससे शिष्य की बौद्धिक परिपक्वता, संगीत प्रज्ञा एवं प्रतिष्ठा की अवहेलना होती थी। इसके अतिरिक्त गुरु में निहित शारीरिक दोष या कंठ ध्वनि दोष शिष्य ग्रहण कर लेते थे। अगर गुरु की गायकी में कोई दोष होता तो उस पूरी परंपरा में वो दोष चलता हुआ आता। ऐसा देखने में मिला है कुछ कुछ घरानों में कि जो उनके गुरु में जो
कमियां थी वो शिष्य में भी स्वतः ही आ जाती है, क्योंकि उनका अनुकरण ही करता है। अतः ये दोष है। इस शिक्षा पद्धति में सामान्य विद्यार्थी प्रवेश नहीं मिलता था, क्योंकि गुरु के वंशज अथवा अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्ति का ही चयन होता था। इसमें यह था कि प्रत्येक आम व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार इसमें नहीं था। गुरु अपनी इच्छा से ही या ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होता उसको ही संगीत शिक्षा के लिए चयनित करता था और शिक्षा देता था। इस पद्धति में निश्चित पाठ्यक्रम अथवा समयावधि नहीं होती है। कुछ गुरु पर ही निर्भर करता है। जिस शिष्य की सेवा से गुरु प्रसन्न हो जाता उसी को शिक्षा दी जाती। प्राय शिष्यों में कई कई वर्षों तक गुरुगृह में रहना पड़ता, तब उन्हें संगीत ज्ञान होता था। यह भी इसका एक दोष है। घर से दूर इस पद्धति में पाठ्यक्रम उन्हें संगीत का ज्ञान होता था। घरानों में आपसी द्वेष के कारण अन्य घरानों के कलाकार के प्रति हीन भावना रहती थी। कभी कभी प्रतियोगिता की भावना से या दूसरे घरानों से ईर्ष्या के कारण अपनी गायकी में विशेष प्रकार की तानों अलंकारों का प्रयोग कर उन्हें गायकी की पहचान कर लिया जाता और पूर्व प्रसिद्ध गायकी की मर्यादाओं और उसके प्रमुख अंगों की अवहेलना कर दी जाती थी। इसमें यह था कि कलाकार जब कला प्रदर्शन करता दूसरे घरानों की निंदा करता और अपने घरानों की स्तुति करता, भले ही उसमें दूसरे में गुण हो या ना हो, अपने घराने की ही प्रसिद्धि और उसकी प्रमुखता और विशेषता को गुणों का बखान किया जाता था। दूसरे में भले ही गुण है तो भी उसको नहीं मानते थे और अपने घरानों को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। ये इसमें एक दोष था। शिष्य की कंठ ध्वनि के अनुरूप सांगीतिक अलंकारों का प्रयोग न करके गुरु के द्वारा प्रकाशित संगीत अलंकारों को ही अपनाना पड़ता था। शिष्य अपने अनुसार कुछ नहीं कर पाता था। गुरु के द्वारा जो प्रकाशित अलंकार संगीत उसको ही अपनाना पड़ता था। यह भी दोष है। शिष्य अपनी जिज्ञासा गुरु के समक्ष प्रकट नहीं कर सकता था तथा किसी राग का नाम पूछना भी अनुशासनहीनता माना जाता था। प्रश्न पूछने का अधिकार उस समय नहीं था और गुरु ने जो कह दिया वो अटल सत्य है और उसी के अनुसार ही चलना होता था। तो वहाँ व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता था, इसलिए इसमें यह दोष पाया गया। शिष्य अपनी कल्पना शक्ति या रुचि अनुसार राग के कुछ सौंदर्य वृद्धि नहीं कर सकता था, जिससे शिष्य में सृजनात्मकता की शक्ति का अभाव ही रहता था। व्यक्ति अपने अनुसार कुछ भी नया उस राग में नहीं कर सकता था। यह दोष है। इस प्रणाली में संगीत के व्यवहारिक पक्ष पर भी अधिक बल दिया जाता था और राग शास्त्र से बिल्कुल अनभिज्ञता होती थी। शास्त्रीय पक्ष इसमें बिल्कुल नगण्य रहता था, मतलब शास्त्र का अध्ययन इसमें नहीं रहता था। केवल प्रैक्टिकल या प्रायोगिक पक्ष ही इसमें अधिक ध्यान दिया जाता था। इसका कारण यह होता था कि व्यवहारिक पक्ष में और दूसरे पक्ष में साहित्यिक पक्ष में व्यक्ति अनभिज्ञ रह जाता था और उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाता था। इस प्रणाली में संगीत के अतिरिक्त अन्य शिक्षाओं का अभाव था। अधिकतर संगीतकार आधुनिक शिक्षा पद्धति से सर्वथा अपरिचित थे, जिससे उनको समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। संगीत का ही अध्ययन करेंगे, संगीत में ही रहेंगे, तो गुरु शिष्य परंपरा में तो वहाँ दूसरे विषय उनको नहीं पढ़ाए जाते थे, जिसके कारण समाज में उनको हीन दृष्टि से देखा जाने लगा कि ये तो सिर्फ संगीत ही जानता है, दूसरा तो कोई जानता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस गुरु शिष्य परंपरा में दोष के रूप में उभर कर सामने है। इस प्रणाली में कभी कभी नरसंगीत प्रवृत्ति होने पर भी अपने वंशजों को व्यवस्थापूर्वक संगीत शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता था, जिससे अयशस्वी कलाकार उत्पन्न होते थे। ये भी एक दोष है। संगीत में रुचि न रखने वाले सामान्य विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता था। उनको कई वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहकर तथा उनके सारे गृह कार्य करने के बाद भी संगीत की शिक्षा से उनको वंचित रहना पड़ा। यही कारण था कि संगीत के ये गुण और दोष संगीत शिक्षा में पाए जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।